वेलकम टू नॉवेल्स बाय माजिद। मेरा नाम माजिद हुसैन है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फतूर इश्क की किस्त नंबर 9, जिसके राइटर हैं बीडी राइट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं स्टोरी की तरफ। अनूरल एक टेबल के पास खड़ी अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी कि ज़ारा इसके पास आई और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, लुकिंग गॉर्जस अनूरल। ज़ारा की आवाज़ पर अनूरल ने सर उठाया। एक सपाट निगाह इस पर डालती बेरुखी से बोली, आई नो। और फिर निगाहें फ़ौरन फ़ोन पर जमा ली। ज़ारा को इस घमंडी लड़की का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इस नकचिड़ी लड़की को सिर्फ अर्जल की वजह से बर्दाश्त करती थी। अनूरल अर्जल की बहन थी, यानी ज़ारा की होने वाली नंद। ज़ारा ने सोचा कि अगर वो अनूरल से दोस्ती करेगी तो अर्जल को अपनी जानिब मोड़ना आसान हो जाएगा। हानिया तो पहले ही इसकी मुट्ठी में थी। बस इस अर्जल को बस अब अनूरल को राह पर लाना बाकी था, वरना इन बहन भाइयों का नखरा उठाना किसी के बस की बात नहीं थी। अचानक ज़ारा की नज़र अनूरल के गले में पहने एक अनोखे लॉकेट पर गई तो वह दंग रह गई। वह लॉकेट काफ़ी खूबसूरत और यूनिक था। उसका आउटर शेल ब्लड रेड ग्लास के हार्ट सिंबल जैसा था और इसके अंदर एक छोटा सा आर्टिफिशियल दिल था जो हूबहू इंसानी दिल जैसा लग रहा था। इसके गिर्द रेड ग्लोइंग सैंड डस्ट थी जो किसी आवर ग्लास की तरह ऊपर से नीचे गिर रही थी। वाओ, सच ए ब्यूटीफुल लॉकेट, ज़ारा ने सताइशी निगाहों से कहा। अनुरल के लबों पर एक मखसूस मुस्कुराहट आई। थैंक यू सो मच। और तुम्हें पता है इस लॉकेट की एक ख़ास बात है, ये चमकता भी है। ज़ारा अभी भी लॉकेट को देख रही थी। चमकता भी है? क्या इसे चार्जिंग लगानी पड़ती है? क्योंकि अभी तो ये नहीं चमक रहा। ज़ारा मज़ीद तफ्तीश कर रही थी, मकसद सिर्फ अनुरल के साथ बातचीत बढ़ाना था। ये तो शुक्र था कि इस लॉकेट की वजह से वो जवाब दे रही थी, वरना अनुरल हर किसी को मुंह नहीं लगाती थी। नहीं, यही तो इस लॉकेट की खास बात है कि ये चार्जिंग से नहीं चमकता। ये सिर्फ तभी चमकता है जब मेरे दिल की रफ्तार बढ़ती है। अनुरल ने पहली बार अनुरल ने पहली बात बाहर कही और दूसरी अपने दिल के अंदर। जब मैं किसी खास शख्स को देखती हूँ। दैट्स अ ब्यूटीफुल एंड कूल। क्या ये तुमने खरीदा है या फिर किसी ने गिफ्ट किया है? ज़ारा ने अनुरल को वहां से जाता देखा फौरन पूछा। थैंक यू, बट ये मेरे हस्बैंड टू बी का है। मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। अनुरल ने राजदारी से कहा। ओह, तो ये रईस का है और इसने तुम्हें गिफ्ट किया है? ज़ारा ने होठों को गोल करते मायने खेजी से पूछा। ज़ारा की बात सुनते अनुरल का पारा हाई हुआ था। एक तो पता नहीं क्यों पूरी दुनिया इसे सब्ज आंखों वाले ठरकी इंसान से जोड़ने पर तुली रहती थी, जिसमें इसे रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा, ये मेरे हस्बैंड की, यानी शौहर की, मेरे पॉलिटिशियन भाई का इस लॉकेट से कोई लेना देना नहीं है। अनुरल ये कहकर वहां से चली गई और ज़ारा रईस को भाई कहने पर हक्का बक्का रह गई। अर्जल और आरेश जितना नहीं, मगर रईस भी अच्छा खासा हैंडसम बंदा था। जब से वो पॉलिटिशियन बना था, ढेरों लड़कियां इससे शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन वो सिर्फ इस आइस प्रिंसेस को दिल दे बैठा था जिसे पिघलाना आसान नहीं था। पता नहीं इन लोगों के दिमाग में क्या चलता है। एक वो भाई अर्जल जो इतनी खूबसूरत और बोल्ड बिजनेस वूमेन ज़ारा को छोड़कर एक 2 टके की डॉक्टर महानूर के पीछे पागल था, और एक ये बहन जो इतने अच्छे पॉलिटिशियन को प्लेट पर सजा कर देने पर भी ठुकरा रही थी। ज़ारा ने सोचा कि इस पूरे ख़ानदान में सिर्फ आरिश और हानिया ही अक्लमंद हैं जो दुरुस्त फैसले लेते हैं। बाकी सब तो पागल हैं। वो सर झटकती दोबारा से हानिया के पास चली गई थी। बहारे, हेज़ल ने नरम हाथों का लम्स हेज़ल ने इन नरम हाथों का लम्स और वही मखसूस खुशबू फौरन से पहचान ली थी। बहारे मुस्कुराते हुए अपने हाथ इसकी आंखों से हटाते इसे फौरन से अपनी जानिब मोड़ गई थी। हेज़ल खिलखिलाती इससे जोर से लिपटी। वो दोनों वहां ऐसे ही मिल रही थी जैसे बरसों के बाद दो बिछड़ी हुई सहेलियां मिल रही हो। बहारे मेरी जान, तुम यहाँ? हेज़ल इससे अलग होती हैरत का इजहार कर रही थी, जैसे इसे बिल्कुल पता ना हो कि बहारे यहाँ आने वाली है। मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर शॉक हो गई थी जैनी। मतलब आज तुम जो फंक्शन अटेंड करने वाली थी वो ये था? बहारे ने हैरत से पूछा। हाँ, यही फंक्शन है, शाजिम सर की एनिवर्सरी का। और तुम जहाँ गाने वाली थी वो भी यही फंक्शन है क्या? अगर मुझे पता होता हम दोनों साथ ही आ जाते। हेजन ने भरपूर एक्टिंग करते कहा था। दरअसल हेजन, आई स्वेयर मुझे सफ़ीर सर ने कुछ नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि एक बड़ा इवेंट अटेंड करना है और वहाँ पर मुझे परफॉर्म करना है।
मैंने जब इनसे पूछा कि कौन सा इवेंट, तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए सरप्राइज़ है। उनका ड्राइवर ही मुझे पिक करके यहाँ लाया था। मुझे पता होता तो मैं तुम्हें फ़ौरन बता देती। बहारे ने सफाई देते वजाहत की। अच्छा कोई बात नहीं, अगर हम साथ आ जाते तो मुझे ये स्वीट सा सरप्राइज़ कैसे मिलता। अब मैं अपनी बहारे को स्टेज पर गाते देखूंगी और नीचे से बहारे बहारे करके चिल्लाऊंगी। हेज़न खिलखिलाते बोली थी, ताकि तुम्हारा वो ताकि तुम्हारा अक्खड़ अंटार्कटिका और नखरीले नवाब तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हें पार्टी से बाहर ना कर दे। बहारे ने इसे छेड़ते कहा था, वैसे आज तुम मुझे अपने आइस प्रिंस से मिलवा ही दो। अर्जल के जिक्र पर हेज़न को कुछ देर पहले होने वाले वो हादसा और उसकी तारीफ याद आई तो वो इसके गाल गुलाबी हुए थे। वो चाहकर भी अपनी मुस्कुराहट और शर्म नहीं दबा सकी। अरे अरे, जैनी बेबी इज़ ब्लशिंग। बहारे से मजीद तंग करने लगी और उसकी आंखों में शरारत थी। जाओ बहारे, सफ़ीर सर बुला रहे हैं, वहां जाओ। हेज़न ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर ज़बरदस्ती बहारे को सफ़ीर साहिब की जानिब धक्का दिया ताकि वो मज़ीद सवाल नहीं कर सके। आरेश मोबाइल पर किसी से बात करता लॉन से बाहर आया। जैसे ही इसने कॉल कट की और पलटा, सामने ही नैना हाथ सीने पर बांधे तिरछी निगाहों से इसको घूर रही थी। आरेश ने सरापा इसकी जानिब देखा और जायजा लिया। नीना ने ब्लैक रंग की निहायत ही स्टाइलिश साड़ी पहनी थी, बोल्ड मेकअप के साथ बाल खुले छोड़े हुए थे। वो काफ़ी पुरकशिश लग रही थी। आरिश उसे देखता हुआ मुस्कुराया। नीना यार, अगर घूरने से फुर्सत मिल गई हो तो बता सकती हो कि मैंने अब कौन सी गलती कर दी है। आरिश जानता था कि जब नीना कुछ कहे बगैर इसे सिर्फ घूरती है तो इसका मतलब है कि वो सख्त नाराज है। गलती? तुमने गुनाह किया है, गुनाह। नीना ने दांत पीसते कहा था, तुम्हारे लिए इतने अच्छे से तैयार होकर आई हूँ और तुम हो के लिफ्ट ही नहीं करवा रहे। जब से आई हूँ तुम काम में मसरूफ मुझे इग्नोर कर रहे हो। इतनी तैयार इसलिए हुई थी कि तुम मुझे देख सको, मगर तुम्हारे अलावा बाकी सबकी नज़रों का मरकज़ बनी हुई हो। आरिश मज़े से मुस्कुरा उठा। ओके मैडम। ओके मैडम, गलती हो गई। अब आप बताएं कि मैं क्या करूं। नीना को अब तब चढ़ी थी। आरेश, तुम अभी भी पूछ रहे हो कि मैं क्या करूं? लाइक सीरियसली, मुझे लगा इस साड़ी में मुझे देखकर तुम्हारे दिल के तार छिड़ जाएंगे और तुम पूरी पार्टी में मेरे आगे पीछे घूमोगे, मगर तुम तारीफ करने के बजाय मुझसे मशवरा मांग रहे हो। उसने गुस्से से रुख बदला था। आरेश कहका लगाता उसके सामने आया। अच्छा तो नीना नीना मैडम को तारीफ चाहिए, ये लो फिर। बहुत अच्छी लग रही हो नीना, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अब खुश? आरेश ने इसकी आंखों में देखते कहा। बस इतना ही, बहुत अच्छी लग रही हो, इसे कहते हैं तारीफ। नीना पूरी तरह से बदमजा हुई थी। आरेश, तुम दिन ब दिन बोरिंग होते जा रहे हो, तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो। नीना ने सोचा था कि वो इसका ये रूप देखकर आरेश पागल हो जाएगा और इसे रोमांटिक जुमले बोलेगा, मगर यहाँ तो सारा सीन ही उल्टा हो गया था। आरेश अभी इस बात का कोई जवाब देने ही वाला था कि अचानक से उसके कानों में वो आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ अंदर हाल से आ रही थी। सफ़ीर साहब का कॉन्सर्ट शुरू हो चुका था। आरेश का दिल जोरों से धड़का, यकीनन स्टेज पर गाने वाली वही आवाज़ थी। इसने बिना नीना की अरे अरे सुने हाल के जानिब दौड़ लगा दी। नीना उसे हैरत और गुस्से से देखती रह गई। आखिर ये इतनी जल्दी में क्यों गया, जैसे कोई ट्रेन या फ्लाइट छूटने वाली हो। वो बड़बड़ा कर रह गई। उसका पूरा मूड ऑफ हो चुका था, मगर तजस्सुस में वो भी आरेश के पीछे ही अंदर की जानिब चलती थी। तेरा प्यार दा जदों दा सहारा वे, मैनू भूल गया माहिया जग सारा वे। आरेश ने हाल के बाहरी दरवाजे को धकेलते अंदर दाखिल होते सुना था। हाल मदम नीली और सुनहरी रोशनियों में डूबा था। सिर्फ स्टेज पर एक सुनहरी लाइट का फोकस इस लड़की पर था, जो अपनी सुरीली आवाज़ में आंखें बंद किए गा रही थी। हाल में मौजूद हर शख्स उसकी आवाज़ के शहर में किसी और ही दुनिया में जा चुका था। आरेश, जो हमेशा लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता था, आज खुद भीड़ में खोया हुआ धीरे धीरे स्टेज के करीब पहुंचा। वो वहीं जम कर रह गया था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत पर बेबी पिंक और वाइट कम्बिनेशन का घेरेदार नेट लॉन्ग अनारकली सूट, दुपट्टा गले में नज़ाकत से डाला, कानों में बड़े बड़े झुमके, दोनों हाथों में चूड़ियाँ जो हर हरकत पर चमक रहे थे, कमर तक लंबे बाल जिन्हें खुला छोड़ा गया था, और नाक में पहनी हुई नथ रोशनी पड़ने पर चमक रही थी। आरिश बिना पलक के झपकाए इसको देख रहा था, जो वो कोई ख्वाब ही लग रही थी। एक ऐसा ख्वाब जिसे इसकी आवाज़ ने मजीद हसीन बना दिया था। वो लड़की अपनी आवाज़ को कभी ऊंचा करती तो कभी मध्यम, हाथों के इशारे से बोलकर महसूस करवा रही थी। जैसे ही आखिरी सुर लगा,
पूरा हाल तालियों से हुटिंग से गूंज उठा था। बहारे ने मुस्कुराते अपनी आंखें खोली तो सीधा इसकी स्याह आंखें उन हेजल ब्लू आंखों से टकराई जो बिना पलके झपकाए सिर्फ उसे ही देख रही थी। बहारे ने सर झटका और स्टेज से उतरने के लिए मुड़ी थी, मगर उन ऊंची हील्स और घेरेदार फ्रॉक ने इसे धोखा दिया। इसका बैलेंस बिगड़ा और वो स्टेज से गिरने ही वाली थी कि आरेश ने बर वक्त आगे बढ़ते इसे थाम लिया। बहारे ने डर के मारे आंखें बंद कर ली, मगर जैसे ही खुद को हवा में झूलते पाया सहमते हुए आंखें खोली, फिर से वही हेजल ब्लू आंखें इसके सामने थी। आरेश ने अपनी बाहों में इसे उठाया हुआ था। दोनों के दरमियान फासला खत्म हो चुका था। आरेश की धड़कनों की रफ्तार पकड़ चुकी थी। आरेश की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी। उस लड़की का चेहरा एक उस लड़की के चेहरे का एक एक नक्श कातिलाना था। उसके लबों की गुलाबी पंखड़ियों ने आरेश का होश गुम कर दिया था। प्लीज नीचे उतारे, बहारे नजरें चुराकर इर्द गिर्द देखते बोली थी। आरिश जैसे होश में आया और इसे नीचे उतार दिया। तभी शाजिम और सफीर साहब फौरन से वहां पहुंचे। बेटा आप ठीक है ना? शाजिम ने फिक्रमंदी से पूछा तो बहारे ने मुस्कुराकर ठीक हूं कहा। बेटा आपने तो कमाल कर दिया। शाजिम ने हानिया बेगम को अपने पास बुलाया और हानिया ने भी आकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माशाल्लाह क्या सहर है आपकी आवाज़ में। लेकिन आरेश की नज़रें अभी भी बहारे पर गड़ी हुई थी, जिसे देखकर दूर खड़ी नीना आग बगोला हो रही थी। उसके अंदर जैसे जहर उबलने लगा था। बेटा आपका नाम? शाजिम ने पूछा। सफीर साहब ने चहकते हुए जवाब दिया, बहारे। नाम भी बिल्कुल इसकी तरह सुंदर है ना? शाजिम ने इस बात में सर हिलाया और बहारे के सर पर हाथ रखा। बहारे आपके पास बहुत टैलेंट है, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे, यही दुआ है। सफीर साहब ने फौरन से आमीन कहा। वो सफीर साहब के साथ निगाहें झुकाए खड़ी थी, मगर इसे अपने वजूद पर गहरी निगाहों की तपिश महसूस हो रही थी। जब वो नज़र उठाकर देखती तो आरिश इसकी तरफ नहीं बल्कि स्टेज की तरफ देख रहा होता था। ये सिलसिला पिछले कुछ मिनटों से जारी था। इत्तफाक कर इस बार जब इसने निगाहें उठाई तो सीधा इसकी निगाहों से टकराई। स्टेज पर खड़ा एक लड़का गुनगुना रहा था, मेरे रश्के कमर तूने पहली नज़र जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। नजरें टकराने की देर थी कि आरेश ने फौरन से रुख बदल लिया, मगर बहारे अभी भी उसको ही देख रही थी। आरेश अपनी अंदरूनी हालत समझ नहीं पा रहा था। उसका दिल बार बार उसको पुकार रहा था। इन अल्फाज ने जैसे आरेश के अंदर हलचल मचा दी थी। लफ्ज प्यास पर इसकी निगाहें फौरन से बहारे के गुलाबी लबों पर जमी। वो एक सर्द आह भरता, बालों में हाथ फेरता, खुद को लानत मलामत करता वहां से बाहर निकल गया था। आरेश को खुद पर गुस्सा आया। वो क्यों उस लड़की को बार बार देख रहा था? वो तो नीना से मोहब्बत कर चुका था। इसने कभी नीना को इतनी शिद्दत से नहीं देखा था जितनी दफा आज उस गुमनाम सिंगर को देख चुका था। वो लड़की इसके हवास पर सवार हो गई थी। अगर तुमने फिर इस लड़की के बारे में सोचा तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इसने अपने दिमाग को सख्त वार्निंग दी। फिर अपने दिल से मुखातिब हुआ जिसकी उठती ख्वाहिश पर इसने कानों को हाथ लगाए। अबे साले, इससे ज्यादा कमीना है तू। अपने जज्बात को दबा ले वरना मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हेजन जो कब से इसे नोटिस कर रही थी इसके पास आई। आरिश वहां अकेला खड़ा बालों में हाथ फेरता पता नहीं किसे डांट रहा था। आरिश सर, आप ठीक हैं? हेजन की आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा और एक स्माइल पास की। हेजन इससे मुलाकात 2-3 बार अर्जल के ऑफिस में हुई थी। हेजन से इसकी मुलाकात 2-3 बार अर्जल के ऑफिस में हुई थी और इसे ये लड़की हमेशा से मासूम और प्यारी लगी थी। कुछ नहीं मिस हेजन, बस कुछ अजीब सी घबराहट है। आप ये जूस पी लें, शायद आपको अच्छा लगे। हेजन ने ट्रे आगे बढ़ाई जिसमें आखिरी गिलास बचा था। आरेश ने बिना कुछ सोचे गिलास थाम लिया। शुक्रिया मिस हेजन, लेकिन आप ये सर्व क्यों कर रही हैं? वेटर्स हैं ना? आरेश ने गिलास लबों से लगाते पूछा था। सबके लिए नहीं, सिर्फ स्पेशल गेस्ट के लिए मक्खी सर्व कर रहा था। इसे अचानक किसी ने बुलाया तो इसने ये ट्रे मुझे थमा दी। ये आखिरी गिलास शायद आपके नसीब का था, वो खिलखिलाती बोली थी और आरेश ने मुस्कुराते हुए जूस खत्म किया। ठीक है आरेश सर, मैं चलती हूँ, मेरी दोस्त अंदर वेट कर रही होगी। दोस्त? कौन सी दोस्त? आरेश ने फौरन से पूछा। वही बहारे, वो सिंगर जिसे आपने अभी स्टेज से गिरने से बचाया था। हेजर ने उसे याद दिलाया। आरेश ने झटके से जूस का पूरा गिलास अलग से उतारा। वो आपकी दोस्त है? इसने ट्रे एक वेटर को थमाई और फौरन से पूछा। जी मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों एक ही फ्लैट में रहते हैं। माजरत चाहती हूँ, मुझे जाना है। वो मुझे ढूंढ रही होगी। हेजन एक्सक्यूज करके जा चुकी थी और आरेश हैरत और इशरत की अजीब अजीब कैफियत में उसकी पुश्त को देखता रह गया था।
बाहरी हेजन को लोगों के हजूम में ढूंढ रही थी जब अचानक से उसकी नज़र एक शख्स पर पड़ी और वो वहीं पत्थर की हो गई। उसके चेहरे की रंगत उड़ी थी, सांसें अटकने लगी। इससे पहले कि इस शख्स की निगाहें बाहरे पर पड़ती, वो फौरन से वहां से हट गई और भीड़ में कहीं गुम हो गई। इसी वक्त हेजन हॉल के अंदर आई तो देखा शाजिम और रानिया स्टेज पर खड़े कुछ अनाउंस करने ही वाले हैं। सब लोग इनकी जानिब मुतवज्जा हो गए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सब लोगों का शुक्रिया जो आपने हमारी एनिवर्सरी की अटेंड की और हमें इतना प्यार दिया। उम्मीद है आप सब ने एंजॉय किया होगा। शाजिम ने खुशदिली से कहा तो हाल हूटिंग से गूंज उठा। हानिया ने मुस्कुराते मीडिया वालों को आंखों से इशारा किया जो फौरन से अपने कैमरे लिए इस बड़ी खबर के लिए तैयार हो गए थे जिसका हानिया ने वादा किया था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मेरा प्रिंस अर्जल दुरानी जो एक सक्सेसफुल और पावरफुल बिजनेसमैन है, जिसकी शख्सियत और कामयाबी के चर्चे अपने मुल्क के साथ साथ दूसरे मुल्कों में भी हैं, हाल एक बार फिर से तालियों से गूंज उठा। हानिया मजीद बोली, और आपको क्या लगता है, इस आइस प्रिंस को हैंडल घुमाने के लिए एक पावरफुल प्रिंसेस होनी चाहिए ना? इन्हें इस आइस प्रिंस को हैंडल करने के लिए एक पावरफुल प्रिंसेस होनी चाहिए ना? उन्होंने मायने केजी से जारा काजमी की जानिब देखा और उसे स्टेज पर आने का इशारा किया। जारा शर्माती स्टेज की जानिब बढ़ी थी। हानिया ने इसे गले लगाया और माइक पर ऐलान किया, ये जारा काजमी है, मुल्क की मशहूर बिजनेस वूमेन। ये बनेगी मेरे अर्जल की क्वीन और ख़ानदान की बड़ी बहू। लोगों के हजूम में खड़ी हेजल के दिल में जैसे कुछ छनक से टूट गया था। अर्जल की वो कुछ देर पहले तारीफ, वो नजरें उतारने वाला जुमला, सब एक पल में धुआं हो गया। वो मजीद कुछ सुनने की हिम्मत नहीं रखती थी, इसीलिए आंसू पीकर वहां से निकल गई। लेकिन ये तमाशा अभी खत्म नहीं हुआ था। अर्जल जो कब से खामोशी से अपनी माँ की इस मनमानी को देख रहा था, अब उसका सब्र का पैमाना लबरीज हो चुका था। वो अपनी बेड सहलाता हुआ उठा और भारी कदमों से स्टेज की जानिब बढ़ा। हाल में सन्नाटा छा गया जब इसने अपनी मोम के हाथ से माइक थामा। उसकी आइस ब्लू आंखों में इस वक्त ठंडक नहीं, बल्कि जला देने वाला गुस्सा था। आरेश का सर फटा जा रहा था। कुछ देर पहले जो सिर्फ हल्की सी घबराहट थी, अब वो एक शदीद सरदर्द में बदल चुकी थी। इसके कदम लड़खड़ाने लगे और दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। वो अपना सर दोनों हाथों में जकड़े अपनी इस अजीब हालत को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था। बहारे जो अंदर के दम घुटने और माहौल बहारे जो अंदर के दम घुटते माहौल से निकलकर ठंडी हवा के लिए पूल की जानिब आई थी। इसने आरेश को लड़खड़ाते कदमों से पानी की जानिब बढ़ते देखा। उसे अंदाजा हो गया था कि आरेश अपने होश में नहीं है। इससे पहले कि वो पूल में गिरता, बहारे ने लपक कर उसका हाथ खींचा। आरिश ने लड़खड़ाते खुद को रोकने वाले शख्स को देखा। सामने उस परी पैकर को पाकर इसके लब्बों पर एक मधोश सी मुस्कुराहट आई। बारबी डॉल। वो इसके चेहरे को गौर से देखते हुए बुड़बुड़ाया था। बहारे को लगा शायद उसने ड्रिंक कर ली है। सर आप अंदर चलें, आपकी हालत ठीक नहीं है। वो उसे संभालती बोली थी, मगर आरिश की निगाहें हनूज इसी पर जमी थी। ये तुमने मेरे ऊपर कौन सा जादू कर दिया है? वो इसके चेहरे को बार बार देखने को तरस रहा था, और वो थी कि निगाहें उठाकर ही नहीं देख रही थी। तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, मुझे झुकना पड़ रहा है, अपना चेहरा दिखाओ। वो इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखता बोला था। सर आप होश में नहीं है, प्लीज अंदर चलें। वो मिन्नत करने लगी, मगर अचानक आरेश ने अपने मजबूत बाजू इसकी कमर के गिर्द बांधे और इसे हवा में उठाया। बहारे का चेहरा बिल्कुल इसके चेहरे के करीब था। हाँ, ये व्यू अच्छा है, अब मैं तुम्हें अच्छे से देख सकता हूँ। बारबी, वो मुस्कुराते बोला था। ये आप क्या कर रहे हैं? नीचे उतारे, मैं गिर जाऊंगी। बहारे ने डरते डरते उसे कंधे से झंझोड़ा था। श्श। हरीश ने अपना हाथ लबों पर रख दिया। बहारे की धड़कनों की रफ्तार पल भर में दुगनी हो गई थी। तुम चुप रहो और मुझे बस देखने दो, प्लीज, माई बारबी डॉल। आरिश की आवाज में एक अजीब सी इल्तजा थी। इसने बहारे को ऐसे उठाया था जैसे वो कोई मासूम बच्चा हो। बहारे, क्या हम पहले मिले हैं? वो एक हाथ इसके बालों के कानों के पीछे करता बोला था। पहली बार अपना नाम मकाबिल के मुंह से सुनकर बहारे साकित हुई। इसके वजूद की सारी मज़ाहमत दम तोड़ गई। आरिश को नशा मजीद चढ़ने लगा और उसे हिम्मत और इसे मजीद उठाने की हिम्मत नहीं रही, इसीलिए इसने बहारे को नीचे उतार दिया। बहारे होश में आते वहां से भागने ही वाली थी कि आरिश ने इसका हाथ पकड़कर इसे दोबारा से अपने करीब खींचा। बारबी, कैन आई किस यू? आरिश के अगले जुमले पर बहारे को लगा जैसे वो बेहोश हो जाएगी। नो प्लीज, छोड़े मुझे। वो इसके हसार को तोड़ने की कोशिश करने लगी, मगर आरिश ने अपनी पकड़ मजीद सख्त कर ली। प्लीज बारबी, मुझे रोको मत। इसने एक हाथ बहारे के सर के पीछे रखा, इसे थोड़ा सा ऊपर उठाया
और इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए अपने लब इसके गुलाबी जैसे पंखड़ियों पर रख दिए। निहायती नरमी और शिद्दत के साथ वो इसे चूमने लगा।